थैंक यू। श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, इस बिल पर अपनी बात शुरू करने से पहले मुझे 3 लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना है। सबसे पहला आभार व्यक्त करना है आपके प्रति, जिन्होंने इस बिल के महत्व को देखते हुए नियमों में ढील देते हुए विशेष अनुमति देकर आज इस बिल को चर्चा और पारित करने के लिए लगाया। दूसरा आभार व्यक्त करना है एचआरडी मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के प्रति, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत विचार विमर्श करके इस बिल में आमूल चूल परिवर्तन करके इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। और तीसरा आभार व्यक्त करना है मंत्री जी के प्रति कि बहुत जद्दोजहद के बाद ही सही, लेकिन कम से कम अंततः आपने इस बिल को उस रूप में स्वीकार किया जो आज हमारा समाधान करता है, जो हिंदुस्तान के कलाकारों का समाधान है। अध्यक्ष जी, 19 अप्रैल 2010 को ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया था। 23 अप्रैल 2010 को राज्यसभा के सभापति जी ने इसे एचआरडी की स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया था। 28 अप्रैल 2010 को इस बिल के संबंध में एक पत्र बहुत नामचीन कलाकारों ने एचआरडी मिनिस्ट्री के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष को लिखा था। अगर उस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम मैं पढ़कर सुनाऊं तो आपको लगेगा कि मैं हिंदुस्तान के गीत संगीत के जगत का हुज हू पढ़ रही हूं। ये सूची पंडित रविशंकर से शुरू होती है और श्री AR रहमान पर खत्म होती है। जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए उनके नाम हैं पंडित रविशंकर, श्री शिव कुमार शर्मा, श्री हरिप्रसाद चौरसिया, शुभा मुदगल, विशाल भारद्वाज, गुलजार, प्रसून जोशी, जगजीत सिंह जिनका अब निधन हो गया, शान, सोनू निगम, अलका याग्निक, अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान, प्रीतम, रवि जी जिनका भी देहांत हो गया, शंकर, एहसान, लॉय, विशाल शेखर, सलीम, सुलेमान, साजिद, वाजिद, राजू सिंह, जतिन पंडित, ललित पंडित, आनंद, मिलिंद, समीर, आदि श्रीवास्तव, जलीस शेरवानी, जावेद अख्तर, आर वेरा मुथु, वाणी, विद्या साहू और AR रहमान। मैंने कहा था कि मैं हुज हू पढ़ रही हूं। इन लोगों ने जो पत्र लिखा, पत्र तो 4 पन्नों का है, मैं सारा पढ़कर नहीं सुनाना चाहती, लेकिन 2 छोटे पैराग्राफ मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि इन्होंने लिखा क्या। इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष को लिखा, अनफॉर्चुनेटली the artist community in India has been relegated by film producers and music companies to being virtual non-entities. Film producers and music companies have historically, by the use of their clout and money power, divested authors and composers of their copyrights vested in lyrics and musical compositions, which are synchronized along with films or incorporated in sound recordings. While the film or sound recording producer is able to exploit the film or recording respectively the rights of authors and composers in their lyrics and musical compositions have historically been wrested away by the producers. 4 पन्नों का ये पृष्ठ, जिसके ये जो प्राण है, ये 2 पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के सुनाए। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ने इसका संज्ञान लिया और उन्हें लगा कि इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। मूल बिल इसका समाधान नहीं कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने ये संज्ञान लिया तो उन्होंने एक विवेकशील व्यक्ति के नाते ये सोचा कि जहां मैं इन लोगों को बुलाऊं, वहां फिल्म प्रोड्यूसर्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी बुलाऊं। अध्यक्ष जी, इस कमेटी ने इस बिल के बारे में 15 सिटिंग्स की। मुझे नहीं मालूम, बहुत कम बिल ऐसे हैं जहां एक बिल के बारे में
15 सिटिंग्स कमेटी करे और उसकी प्रस्तावना में लिखा है स्टैंडिंग कमेटी की, द कमेटी इंटरेक्टेड विद ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ओब्लिक एसोसिएशंस फ्रॉम द फिल्म, म्यूजिक एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस रिप्रेजेंटिंग द डिसेबल्ड, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशंस, एसोसिएशन फॉर रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडिया, ऑथर्स ऑर्गेनाइजेशंस, lyricists, music composers, artist organizations, internet service providers, copyright board and other organizations. ये काम कमेटी ने किया इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से, और इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ उस कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों का कि जो वर्तमान स्वरूप बिल में आया है वो बिल का स्वरूप उनके कारण बना है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो बिल मंत्री जी लेकर आए हैं उस बिल के पारित होने के बाद वो राजधर्म निभाने का काम कर रहे हैं, और राजधर्म शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझकर कर रही हूँ, और इसीलिए क्योंकि आप राजधर्म निभा रहे हैं मैं बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हूँ, पूरी तरह समर्थन करने के लिए खड़ी हूँ। राजधर्म शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है अध्यक्ष जी क्योंकि किसी भी सभ्य समाज को नापने का पैमाना ये होता है कि वो समाज अपने साहित्यकारों, अपने कलाकारों, अपने लेखकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर वो अपने साहित्यकारों का सम्मान करता है, रचनाकारों का सम्मान करता है, तो वो सभ्य समाज कहलाता है, बरसों बरस जिंदा रहता है। लेकिन अगर वो उन्हें अपमानित करता है, उनकी अनदेखी करता है, उन्हें इग्नोर करता है, तो वो समाज ज़्यादा देर बचता नहीं, और कम से कम उस समाज को सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। मैं एक वाकया सुनाती हूँ आपको। एक पर्शियन पोएट हुए हैं बहुत विख्यात, फिरदौसी, 930 में पैदा हुए, 1020 में उनका निधन हुआ। इतना पुराना वाकया है। उनकी एक कृति है, एक रचना है शाहनामा, जो उन्होंने 40 बरस की उम्र में लिखनी शुरू करी और 71 बरस की उम्र तक वो लिखते रहे। 31 बरस लगे। उसमें उन्होंने 60,000 कपलेट्स लिखे और 4 वंशावली के बारे में लिखे। उनकी ख्याति उनको एक बार महमूद गजनी के दरबार तक ले गई। जो लेकर गया वो ये समझ देकर गया था कि एक एक कपलेट के बारे में महमूद गजनी बादशाह आपको एक एक सोने की दिरम देंगे। वो पहुंचे दरबार में, उन्होंने रचना पेश की। उलट पलट कर देखा बादशाह ने, उनकी बहुत रुचि नहीं थी पोएट्री में, तो उन्होंने कहा इसको 60,000 चांदी के सिक्के दे दो। सोने की दिरम की जगह चांदी के सिक्के ऑफर किए गए, लेकिन शायर स्वाभिमानी होता है, कवि स्वाभिमानी होता है। उन्होंने वो चांदी के सिक्के ठुकरा दिए और वापस चले आए। उन्हें लगा कि शायद उनकी जान को भी खतरा है। बाकी सारी जिंदगी उन्होंने गुर्बत में काटी। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि घटना को 1000 से ज़्यादा वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी इतिहास में एक किस्सा दर्ज है और काले धब्बे के तौर पर दर्ज है कि एक बादशाह ने एक पोएट को ठुकराया था। अध्यक्ष जी, हमारे देश में राजघराने रहे या मुगल बादशाह रहे, कला और संस्कृति का बहुत सम्मान हुआ। उनके नामों पर अब तो विश्वविद्यालय बन रहे हैं। बहुत सम्मान से राज दरबार में उनको बुलाया जाता था और इसीलिए वो कला राज्याश्रय पर पनपती थी, राज का आसरा। आज लोकतंत्र है, इसलिए लोकाश्रय की आवश्यकता है, तो हम संसद के अंदर खड़े इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन तब राज्याश्रय पर पनपता था। पर जब अंग्रेज आए तो उन्हें कवि की जरूरत नहीं थी। वो हमारी कला और संस्कृति का संवर्धन नहीं चाहते थे, वो तो कला और संस्कृति को समाप्त करना चाहते थे। उन्हें तो डंडे से राज चलाना था, इसलिए कवि से ज्यादा जरूरत थी उन्हें कोतवाल की। और इसीलिए मिर्जा गालिब की जिंदगी में वो वाकया घटा जब एक कोतवाल ने मिर्जा साहब को 6 महीने की बामुशक्कत कैद और 200 रुपए का जुर्माना सुनाया था। उस समय मिर्जा गालिब ने एक नज्म लिखी थी, बहुत चर्चित हुई वो गज़ल। दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जाएंगे क्या। उसका एक आखिरी शेर है अध्यक्ष जी, उसका एक आखिरी शेर है अब मामूरे में कहते गमे उल्फत की असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहेंगे
खाएंगे क्या? हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, खाएंगे क्या? अंग्रेज के जमाने में मिर्जा गालिब को खाने के लाले पड़ गए, खाएंगे क्या पर नज्म लिख डाली। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो एक उम्मीद जगी, अब किसी मिर्जा गालिब को खाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, चिंता करके ये नज्म लिखनी नहीं पड़ेगी कि अगर दिल्ली में रहें खाएंगे क्या। चिंता करेगा भारत, चिंता करेंगे हमारे शासक, चिंता करेंगे हमारे राज करने वाले, चिंता करेगा समाज। और इसलिए किसी को भी इस तरह का दिन देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है, भारत भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हिंदुस्तान ने उनको वो नहीं दिया जो उनका देय बनता था, जो उनका ड्यू बनता था। एक दिन मैं अपनी डाक देख रही थी अध्यक्ष जी, उसमें एक कागज आया, उस पर लिखा था हेल्प मुबारक बेगम। तो मुझे लगा कोई मुस्लिम पीड़ित महिला के बारे में लिखा होगा। मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन एकदम से मैं स्मृति पटल पर पीछे पहुंच गई। वो महिला आम महिला नहीं थी, वो मुबारक बेगम थी जो 60 के दशक में चर्चित हुई थी अपने उस गीत के लिए जो उसने गाया था, हमारी याद आएगी में। आप स्वयं लेखिका भी हैं और बहुत अच्छी रचनाकार होने के नाते बहुत कृपालु और करुणामयी भी हैं। आपको याद होगा वो गीत, हमारी याद आएगी। ये फिल्म थी 60-61 की। उसमें मुबारक बेगम ने एक गीत गाया था, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे तो बिजली कौंध जाएगी। मैंने जब वो पढ़ा, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ 2 लाइनें, क्या लिखा था उसमें। हेल्प मुबारक बेगम, जिसने लिखा वो कह रहा है, आई जस्ट read an article from India abroad regarding Mubarak Begum. No one from the film industry has come to help. It's so sad. She lives in a 2-bedroom apartment in Mumbai with her son, his wife and 4 daughters. Has no money. Her son drives kids to school. If anyone can help, send her money at Mubarak Begum, Sultanabad Chira Cooperative Housing Society, building number 22, first floor, flat number C111, जोगेश्वरी वेस्ट मुंबई। ये एक मुबारक बेगम की बात नहीं है। उसके बाद मेरे पास एक चीज आई जिसमें लिखा था बॉलीवुड फ्रॉम राजा टू रंक, और उसमें किस्सा लिखा था खान मस्ताना। खान मस्ताना, मोहम्मद रफीज को सिंगर इन द फेमस पेट्रियोटिक नंबर वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, डाइड एज ए बेगर एट द हाजी अली दरगाह इन मुंबई। अध्यक्ष जी, आपको लग रहा होगा शायद मैं बड़ी पुरानी बातें कर रही हूँ, शायद आज की जनरेशन ना मुबारक बेगम को जानती है ना खान मस्ताना को जानती है, लेकिन मैं अब की बात कर देती हूँ। एक गीत है जो मुझे लगता है आपको भी बहुत पसंद होगा, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एक बार जावेद अख्तर साहब मुझे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि सुषमा जी, मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि ये गीत आपका प्रिय गीत है। तो मैंने कहा जी हाँ, मैंने एक नहीं अनेक इंटरव्यूज़ में कहा है ये मेरा प्रिय गीत है। उन्होंने कहा आपको मालूम है इसके संगीतकार कुलदीप सिंह जी अंधेरी में एक झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं सच कह रहा हूँ। तो मैंने कहा आप उनका एड्रेस मुझे देंगे, मैं उनसे संपर्क साधूंगी। उन्होंने कहा मैं आपको भी एड्रेस दूंगा, लेकिन उनसे जाकर भी ये कहूँगा कि वो आपसे संपर्क करें। जावेद साहब उनसे मिलने गए होंगे, उन्होंने उनको बताया कि मैं उनसे मिलकर आया हूँ और मैंने उन्हें कहा कि ये गीत उनका प्रिय गीत है। मुझे कुलदीप सिंह की चिट्ठी आई, ये पत्र जिसके 2-1 बातें मैं लिखकर आपको बताती हूँ। श्री जावेद अख्तर साहब से ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको हमारा गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता पसंद आया, पर आपको जानकर निराशा होगी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, में मन के विश्वास के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं मिला। आर्थिक दृष्टि से हमें फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई। म्यूजिक कंपनी ने तो इस गीत को लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। बड़ी मिन्नतों के बाद मात्र 15,000 में पूरी फिल्म का संगीत प्रोड्यूसर से खरीदा गया और प्रोड्यूसर ने अपने बाकी खर्चे बताकर हमें तुच्छ सी रकम से भी वंचित कर दिया
किसी भी देश में इस प्रकार का इकलौता कार्य भी कलाकार को आजीवन जीविका देने में सक्षम होता है। हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं। ये कुलदीप सिंह जी के अपने हाथ से लिखी हुई चिट्ठी। और गीत कौन सा, जो गीत स्कूल की प्रार्थना बन गया, कितने स्कूलों की प्रार्थना बन गया, जिसकी रिंगटोन बन गई, कॉलर ट्यून्स बन गई। सबसे ज्यादा जो गीत लोगों को पसंद आता है कॉलर ट्यून के तौर पर, कि जब हम सुनते हैं ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, तो अंदर का आत्मबल बढ़ जाता है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे मन का विश्वास कमजोर होने के अलावा कुछ नहीं मिला। हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं। उस समय मुझे साहुर लुधियानवी का वो गीत याद आया था जिसमें उन्होंने लिखा था, हम फूल हैं औरों के लिए लाए हैं खुशबू, हम फूल हैं औरों के लिए लाए हैं खुशबू, अपने लिए तो ले दे के बस एक दाग मिला है। अश्कों ने जो पाया वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है। अध्यक्ष जी आज उसी गिले को दूर करने के लिए खड़े हैं। मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज ये बिल पारित होगा तो वो गिला दूर होगा। सरकार चेती है, दोनों सदन चेते हैं। बहुत दिन से जो अपनी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति थी जो नहीं निभा पा रहे थे, आज चेत कर उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम खड़े हुए हैं। जब ये बिल राज्यसभा में पारित हुआ और पता चला कि लोकसभा में मैं बोलने वाली हूँ, तो कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि क्यों फिल्म निर्माताओं से विरोध क्यों मोल लेती हो, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, फिल्म प्रोड्यूसर इस बिल के खिलाफ हैं और आप आर्टिस्टों की बात करोगी। तो मैंने उन्हें कहा था कि इस देश के जिन राजनेताओं का फिल्म निर्माताओं से सबसे मधुर रिश्ता है, मैं उनमें से एक हूँ। मैंने इस देश के फिल्म निर्माता के लिए वो किया है अध्यक्ष जी जो किसी राजनेता ने पहले नहीं किया। बैठी हैं आईएनबी मिनिस्टर यहाँ। इस देश में 40 वर्षों से ये मांग हो रही थी कि फिल्म को इंडस्ट्री घोषित करो, क्योंकि फिल्म को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था। अंडरवर्ल्ड के शिकंजे में थी फिल्म। जब मैं 1998 में सूचना प्रसारण मंत्री बनी तो फिल्म निर्माताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुझे मिलने आया और उन्होंने कहा कि 40 साल से ये मांग कर रहे हैं सुषमा जी, क्या आप ये कर सकेंगी? मैंने उन्हें 3 महीने का समय दिया था और कहा था तारीख तय कर लो, 3 महीने बाद आप फंक्शन करना और मैं गजट नोटिफिकेशन साथ लेकर आऊंगी फिल्म को इंडस्ट्री घोषित करने। और आज आत्मसंतोष के साथ कहना चाहती हूँ यहाँ खड़े होकर, गवाह हैं, साक्षी हैं, जाकर फाइलें देख लें अंबिका सोनी जी। पूरे 3 महीने बाद जो तारीख तय की थी उस पर मैं गई थी। लीला होटल में मुंबई में कार्यक्रम हुआ था। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को साथ लेकर गई थी और मेरे उस समय के सेक्रेटरी पीयूष मनकर साथ गए थे उस गजट नोटिफिकेशन को लेकर के। और 3 महीने के अंदर जो काम 40 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में हुआ था और फिल्म इंडस्ट्री बनी थी। और आज करोड़ों करोड़ रुपए का बैंकों से कर्जा उनको मिलता है, क्योंकि मेरी सोच थी कि अच्छे पैसे और अच्छे फिल्म का बड़ा सीधा रिश्ता होता है। इसलिए जब फिल्म निर्माता दिक्कत में थे तो मैं उनके साथ खड़ी रही, दमदारी से खड़ी रही। आज न्याय इन कलाकारों के पक्ष में, आज न्याय इन गीतकारों और संगीतकारों के पक्ष में है। और मेरी दुविधा तो उस दिन खत्म हो गई जब इन फिल्म कंपोजर्स के साथ विशाल भारद्वाज मुझे मिलने आए। तो मैंने देखा ये सब बैठे थे, साथ में विशाल बैठे थे। तो मैंने कहा विशाल जी आप तो फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कहा हाँ मैम, मैं फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ और मैं म्यूजिक कंपोजर भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ नहीं आया, आपसे कहने आया हूं कि इनके साथ होने वाला अन्याय खत्म करवाइए और सरकार का साथ देकर के जो बिल आ रहा है उस बिल को आप पारित करवाइए। तो मैंने उस समय उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर कोई थोड़ी बहुत दुविधा भी मेरे दिमाग में होती तो आज आपने समाप्त कर दी, क्योंकि आप दोनों हेड्स पहने हैं, आप दोनों की पीड़ा और दोनों की चीज़ जानते हैं। लेकिन आपने इस पीड़ा का साथ दिया, आपने इनकी वेदना का साथ दिया, उस दिन मेरी दुविधा मिट गई थी। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि 7 बिंदु लाए हैं मंत्री जी, जिसका उन्होंने जिक्र किया है। इसके बाद उन्होंने जो दीन दुखियारों के साथ, विजुअली इम्पेयर्ड के साथ किया है, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य। आज टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उस टेक्नोलॉजी का तरह तरह से प्रयोग हो रहा है। आखिर ये कॉपीराइट बिल में भी अमेंडमेंट हम कलाकारों के लिए क्यों ला रहे हैं?
अध्यक्ष जी, एक समय था केवल मल्टीप्लिकेशन ग्रामोफोन के माध्यम से होता था। उसे देहाती भाषा में तवा बोलते थे, तवा लगा दो, उसके ऊपर एक भोंपू होता था, एक कुत्ता बना होता था, HMV हिज मास्टर्स वॉइस, ग्रामोफोन, अकेला ग्रामोफोन होता था। लेकिन उसके बाद कैसेट्स आई, CDs आई, DVDs आई, इंटरनेट प्रोवाइडर्स बने, टेलीविजन की तो ये हालत है कि कोई न्यूज़ चैनल जो खुद को 24 आवर्स न्यूज़ चैनल कहता है, वो भी कम से कम एक प्रोग्राम अगर गीत का, फिल्म आधारित गीत का ना दिखाए तो चैनल चलता नहीं। न्यूज़ चैनल में भी फिल्मों के गीत चलते हैं। कितना मल्टीप्लिकेशन हुआ। और इस सारी टेक्नोलॉजी का फायदा फिल्म प्रोड्यूसर्स उठाएं, और जिसने बोल लिखे, जिसने धुन बनाई, उसे उसमें कोई हिस्सा ना मिले, वो गुर्बत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाए। क्या ये न्याय है? मैं पूछना चाहती हूँ। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि फिल्म निर्माताओं का साथ देना चाहिए, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इतना पैसा वो कमा लें लेकिन इन लोगों को कुछ ना मिले। कुछ लोग कहते हैं कि गाना एक्टर पर फिल्माया जाता है इसलिए प्रसिद्ध होता है। नहीं, ये गलत है। कितने गीत हैं जो हमें पता ही नहीं कौन से एक्टर पर फिल्माए गए थे। अध्यक्ष जी, गीत जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो केवल गीत के बोल याद रहते हैं या उसकी धुन याद रहती है? हाँ, गीत के बोल याद रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हुई है सुनकर। पर मैं ये कह रही हूँ कि गीत के बाद में जब फिल्म खत्म हो जाती है, केवल 2 चीज़ें याद रहती हैं अंत में, गीत के बोल और गीत की धुन। किसी को याद नहीं रहता फिल्म में किस एक्टर ने ये गीत गाया था, किसने क्या किया था। 2 चीज़ें सदा सर्वदा के लिए अमर होती हैं, गीत के बोल और गीत की धुन, और वही चलती है। तो वही ऑथर्स और कंपोजर्स, यानी गीतकार और संगीतकार, उन दोनों के लिए जो ये बिल लेकर आए हैं, वो सारी प्रोविजंस इन्होंने पढ़कर बता दी। मैं उन प्रोविजंस को पढ़ना नहीं चाहूँगी, लेकिन 7, 8 और 9 में जो इन्होंने मूल बिल था, उसकी धारा 17 में जो संशोधन मंत्री जी आपने किया है, 18 में जो संशोधन किया है और 19 में जो संशोधन किया है, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि वही समाधान करेगा। और मुझे खुशी हुई कि आपने उसमें यह भी लिख दिया, एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी विल बी वॉइड, क्योंकि बहुत बार दबाव के साथ समझौते हो जाते हैं, और वो समझौते जब कर लिए जाते हैं तो रिडंडेंट हो जाती हैं कानून की धाराएं। लेकिन आपने एक कदम आगे जाकर कहा, एनी एग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्रेरी विल बी वॉइड। इसलिए मैं बधाई देती हूँ आपको। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि ये जितनी बातें मैंने यहाँ रखी हैं, जो दर्द, जो वेदना मैंने उन लोगों की यहाँ रखी है, आपने ये देखा होगा कि मंत्री तो खड़े होकर कहते हैं और निवेदन करते हैं कि मेरा बिल पारित कर दीजिए, लेकिन आज इस बिल को मंत्री जी के सुर में सुर मिलाकर मैं विपक्षी बेंचों से कह रही हूँ, इस बिल को सदन सर्वसम्मति से पारित करें। ये बिल दुआ देने वाला बिल होगा। आज हम आशीर्वाद लें उन कलाकारों का, उन साहित्यकारों का, उन रचनाकारों का, आज तक जिनकी अनदेखी होती रही, और साथ ही उन दीनहीन दुखियारों का जिनके बारे में आप ये बिल लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।